बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब जलील के बबरकत नाम से जिसके कब्ज़े में मेरी और आपकी जान है। वतन अजीज़ और दयार गैर में बसने वाले तमाम ही पाकिस्तानियों को एजेंडा ऑफ द डे से सिद्दीक सरवर का सलाम। पाकिस्तान में 65% से ज़ायद यूथ की बात की जाती है। यूथ की डेफिनेशन अगर पाकिस्तान में बात की जाए तो 15 साल से 29 साल के वो लोग जो पाकिस्तान में इस वक्त किसी न किसी स्कूल में या यूनिवर्सिटीज़ में ज़ेर तालीम है। पाकिस्तान इस वक्त अपनी 75 साल गुजार चुका है, लेकिन अगर बात की जाए आने वाले 25 सालों की तो वो बहुत ज़्यादा अहम है। अगर हम आज अपनी यूथ के ऊपर जो 15 साल से 29 साल की है उसके ऊपर आज उस तरह से तवज्जो ना दी तो जब हम पाकिस्तान का 100 एपिसोड देख रहे होंगे तो फिर जिस तरह से आज बातें की जा रही है कि पाकिस्तान को फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना है तो उस वक्त क्या मसले मसाइल पेश आ सकते हैं। अगर हमें आज अपनी यूथ के ऊपर उस तरह से तवज्जो ना दी, अपनी यूथ की उस तरह से काउंसलिंग ना की, उसके कैरियर ग्रोथ के ऊपर और अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर तवज्जो ना दी तो यकीनन पाकिस्तान जो है ना वो किसी बड़े ही सानहे का शिकार हो सकता है। अगर हम बात करें 16 दिसंबर 1971 की, जब पाकिस्तान दो लख्त हुआ, तो आज क्या हम दोबारा पाकिस्तान के उस पास से कुछ सबक सीख के आने वाले वक्त में कुछ बेहतरी की उम्मीद कर सकते हैं, या अपनी यूथ को आज फिर एक किसी डार्क साइड पे धकेलने के लिए जा रहे हैं? पूरी दुनिया कहाँ जा रही है? ग्लोबल विलेज बन चुकी है, पूरी दुनिया पोरों में समा चुकी है, बट आज पाकिस्तान की अभी भी हायर मैनेजमेंट जो है वो ये देखने में लगी हुई है कि पाकिस्तान में डॉलर्स कहाँ से आएंगे। तो अगर हमने आज उस तरह से आबियारी ना की अपनी नई नस्ल की तो शायद हम बहुत देर कर चुके होंगे। तो आज मैं अपने प्रोग्राम में बात करने की कोशिश करूंगा कैरियर काउंसलिंग और अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से कि पाकिस्तान में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं बियॉन्ड द बॉर्डर्स। पाकिस्तानी ये वाली यूथ जो है किस तरह से पाकिस्तान में बैठ के अपने रेमिटेंसेस पाकिस्तान ला सकते हैं और पाकिस्तान के लिए क्या क्या काम कर सकती है। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में किस तरह से एडमिशन ले सकते हैं और वहाँ जाके अगर कोई स्टूडेंट वहाँ जाता है, वहाँ जाने के बाद तालीम हासिल करने के बाद वापस पाकिस्तान को किस तरह से सर्व कर सकता है। बियॉन्ड द बॉर्डर्स कैसे काम हो सकता है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का इस वक्त पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज के अंदर और गवर्नमेंट इदारों के अंदर किस तरह की उसकी ज़रूरत है, इसके ऊपर भी आज हम बात करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ आज प्रोग्राम में बड़े स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। डॉक्टर इमरान बटाडा, जो कि नाम ही काफ़ी आप लोगों ने सुना होगा, ऑथर हैं, डिजिटल पाकिस्तान के एक निजी यूनिवर्सिटी के साथ लिंक है। मैं वेलकम करता हूं डॉक्टर इमरान बटाडा साहब। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपका अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ तशरीफ़ लाए। इट्स माय प्लेजर, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। मेरी आज की दूसरी मेहमान जो कि एक उस्ताद भी हैं और पिछले 25 साल से इस पैगम्बरी पेशे के साथ वाबस्ता हैं और बहुत सारे उनके स्टूडेंट्स जो हैं वो माशाल्लाह से बहुत अच्छे अच्छे इदारों में और यूनिवर्सिटीज़ में अपना एक नाम लिए बैठे हुए हैं। मैं वेलकम करूँगा मैडम अफशीन बाबर साहिबा को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम बहुत शुक्रिया, आप भी अपना कीमती वक्त निकाल के तशरीफ़ लाई। डॉक्टर साहब, जैसे कहा जाता है लेडीज़ फर्स्ट, तो मैं मैडम से ही प्रोग्राम का आगाज़ करूँगा। मैडम, जो कैरियर काउंसलिंग की बात की जाती है, आप क्या समझती हैं कि कैरियर काउंसलिंग किसी एज से जाके स्टार्ट किया जाता है? ये कैरियर काउंसलिंग जो है ना वो घर से बचपन से ही बच्चों के ऊपर देख के उनकी पर्सनैलिटी टाइप को देखते हुए जो है ना वो कैरियर काउंसलिंग की ज़रूरत होती है? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे बुलाया और इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए। ये बहुत ज़रूरी बात है जो कि हमें आजकल बहुत ज़रूरी तौर पर सोचनी भी चाहिए। वालिदैन को ही इस बात का अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि हमारा बच्चा किस पर्सनालिटी टाइप का है। बेसिकली हमारे पास 16 पर्सनालिटी टाइप्स होती हैं। ओके। अब वो जाहिर सी बात है, यहाँ तो मैं सारी नहीं बताऊंगी, लेकिन ये है कि हर पर्सनालिटी टाइप के अपने कुछ प्रोफेशंस होते हैं कि अगर वो बच्चा अगर उन तमाम खसूसियात के साथ पैदा हुआ है और वो उसी प्रोफेशन को परसू करता है, उसको लेके आगे चलता है, तो वो एक कामयाब इंसान बनेगा। हर माँ बाप चाहते हैं हमारे औलाद कामयाब हो जाए। तो अगर वालिदैन इस मामले पर बचपन से ही गौर करें कि हमारे बच्चे में जो सलाहियतें हैं उन्हें मुकम्मल तौर पर उजागर किया जाए, ना कि अपनी जो ना पूरी होने वाली ख्वाहिशात हैं उनको बच्चों के ज़रिए पूरा करना, ये आज के दौर में नहीं होना चाहिए। तो आप क्या समझती हैं कि वालिदैन जो हैं वो अपनी जो उनकी ख्वाहिशात होती हैं वो भी बच्चों पर थोपने की कोशिश करते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर ही बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर ही बनेगा? ऐसा ही है, और आप ऐसे बहुत सारे लोगों को आप भी जानते होंगे और हम भी जानते हैं जिन्होंने सिर्फ डॉक्टर्स की डिग्री या इंजीनियर की डिग्री इसलिए ली क्योंकि उनके वालिदैन ये चाहते थे। और वो खुद नहीं डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते थे, बल्कि वो शायद कोई आर्टिस्ट बनना चाहते थे या कोई टीचर बनना चाहते थे या कोई लिखारी बनना चाहते थे, लेकिन वो इसको इसलिए परसू नहीं कर सके क्योंकि वालिदैन
का प्रेशर था। तो क्या उसमें वो सलाहियत मौजूद भी है कि वो डॉक्टर बनेगा तो फिर आगे प्रैक्टिस करेगा, और जैसे ही उसे वालिदैन से थोड़ी सी खुलासी मिलेगी या वो इस लेवल पर आएगा जहाँ पर वो अपने फैसले खुद ले सके, तो क्या वो उसको कंटिन्यू कर सकेगा या ये सीट ज़ाया हो जाएगी। ये तमाम जिम्मेदारी वालिदैन की बनती है। तो वालिदैन इस मामले पर गौर करें और देखें कि हमारे बच्चे में जो भी खसूसियात मौजूद हैं हम उनको मुकम्मल उजागर करें और उसी के हिसाब से उसका प्रोफेशन चूज़ करें। और करियर काउंसलिंग की जो एज आपने बात की, करियर काउंसलिंग की एज आमतौर पे हम समझते हैं जी मैट्रिक या इंटर करने के बाद करियर काउंसलिंग करनी चाहिए। करियर काउंसलिंग की एज शुरू हो जाती है 7 और 8 क्लास से। ओके। मेरा इस मामले पर हमेशा से एक सजेशन रहा है, मैंने हर फोरम पे इस बात को उजागर किया और मैं कहती भी हूँ कि 8 क्लास में जो बच्चा होता है इतना माशाल्लाह बड़ा होता है, 15 साल का तो है कम से कम, चले 13 और 14 साल का बच्चा भी अगर है तो वो इतना समझदार है कि वो मामलात को समझ सकता है। ओके। हमारे पास बेसलाइन की 8 फील्ड्स होती हैं, ठीक है, जिसमें मेडिकल, इंजीनियरिंग और डिफरेंट साइंसेज, मैथ्स, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी, ये तमाम चीज़ें बेसलाइन 8 हमारे पास फील्ड्स हैं। कम से कम उसको गर्मियों की छुट्टियों में या किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट में उसको इन्वॉल्व किया जाए कि वो हर फील्ड में एक हफ्ता काम करे। और उसके बाद वहाँ से जो फीडबैक आए जहाँ उसने काम उसका किया इंटरेस्ट है, देखा जाए कि किस तरह डेवलप हो रहा है, उस फीडबैक की बुनियाद पर उसे आगे फील्ड मिलनी चाहिए। ओके। जैसे आमतौर पे यूरोपीय ममालिक में होता भी है। ओके। मैं डॉक्टर साहब को भी शामिल गुफ्तगू करूँगा। डॉक्टर साहब, जिस तरह से मैडम ने बड़ी डिटेल में बात करने की कोशिश की कि बचपन से अगर आप बच्चे की पर्सनैलिटी टाइप को वो नहीं कर पाएंगे, जजमेंट नहीं करेंगे, तो फिर आपको थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आप क्या समझते हैं, आप माशाल्लाह से यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर जो स्टूडेंट्स वहाँ पर पहुँचते हैं उनकी साइको को भी समझ रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, बीइंग एक टीचर, आप क्या समझते हैं कि जो कैरियर काउंसलिंग है ये कैरियर की जो बाइफर्केशंस कहें, जैसे मैडम ने बताया कि डॉक्टर, इंजीनियर, उसमें ये तो इंटर के बाद लोग सिलेक्ट कर रहे होते हैं, तो बचपन में जो बातें हैं बच्चों में, तो वालिदैन की कितनी उसमें जो है ना वो जिम्मेदारी बनती है कि वालिदैन उसको जो है ना वो आइडेंटिफाई करेंगे हमारे बच्चे के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। नहीं, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मैडम ने बड़ा अच्छा सजेस्ट किया है कि ये कैरियर काउंसलिंग इनिशियली जो स्टार्ट होती है ये वालिदैन से ही होती है, पर घर से ही होती है। सबसे पहला स्कूल जो होता है बच्चों का वो घर ही होता है। सही। तो पेरेंट्स को तो इसको देखने की बिल्कुल ज़रूरत है, पर इसमें स्कूल का भी बहुत बड़ा जो है वो रोल आ जाता है, बिकॉज कि आपके पास यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा है। डाइवर्सिफिकेशन मीन्स कि आपके पास कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो एजुकेटेड हैं, ऑफ कोर्स उनके बच्चों को स्ट्रेट अवे एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाता है। बट जहाँ एजुकेशन नहीं है वहाँ पे फिर पता चला दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स एज वेल, तो उसमें फिर स्कूल का रोल जो है वो बड़ा ज़बरदस्त आ जाता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट आ जाता है। आई हैव सीन दैट कि बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स में उन्होंने कैरियर काउंसलिंग की स्ट्रीम को ऐड ऑन कर दिया है, और इसमें क्या होता है कि दे कैन बेसिकली सजेस्ट, दे कैन गिव द आइडियाज़ टू द स्टूडेंट्स। नॉर्मली वो कैरियर काउंसलर जो होते हैं वो जस्ट लाइक एज ए मेंटोर उनके साथ काम कर रहे होते हैं, एज ए लाइफ कोच और लाइफ मेंटोर। कोच, तो वो उनको हेल्प कर रहे होते हैं कि आप इस प्रोफेशन की तरफ जा सकते हैं, इसमें ये आपका एडवांटेजेस हैं, इसमें यहाँ जा सकते हैं। सो ये मैंने स्कूल के लेवल पे तो ये देखा है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द गुड ए ग्रेड प्राइवेट स्कूल्स एज वेल, बट स्टिल ये बहुत बड़ा फुकदान है। तो उसकी वजह से क्या होता है, अगर आप हायर एजुकेशन की बात करें तो बहुत सारे लोग यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, और इमेजिन करें कि उन्होंने एक डिग्री लेवल को सेलेक्ट कर लिया है, तो लेटर स्टेज पे वो आफ्टर 1 ईयर एज अ फ्रेशमैन या सोफोमोर सेकंड ईयर में होते हैं, तो फिर सोचते हैं कि नहीं यार हमें मूव करना चाहिए, या फिर शायद हम गलत बस में बैठ गए हैं। तो एट दैट टाइम नॉर्मली काफ़ी लेट हो जाता है, बिकॉज कि उनका, मैं समझता हूँ कि पैसे तो इंसान कमा ही लेता है, बट जो उनका एज ब्रैकेट होता है ना, दैट्स बेसिकली वेरी मच इंपॉर्टेंट। वो एज फिर से नहीं आनी है। तो मेरा ख्याल है कि ये कैरियर काउंसलिंग स्टार्ट लेवल से स्टार्ट होने की ज़रूरत है। आप जिस तरह के प्रोग्राम्स कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ा मीडिया का भी रोल है कि वो अवेयरनेस इसके ऊपर करवा रहा है कि नहीं यार ये देखें, ये बहुत अर्ली स्टेज से ये चीज़ें स्टार्ट हो जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अर्ली स्टेज से सही डिसीजंस लेंगे तो एट द एंड ऑफ द डे आप उसके आउटकम भी बड़े ज़बरदस्त देख सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा था कि 75 साल हम पाकिस्तान के गुजार चुके हैं, जैसे भी गुजरे वो हमारी जो इस वक्त की मैनेजमेंट, ये जिन लोगों के पास एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर हम अगले 25 साल देखते हैं तो ये वाली जो आज यूथ है जिसकी हम बात करते हैं, 15 साल से 29-30 साल के जो लोग हैं, इसमें लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की भागडोर संभालनी है आगे चल के, तो आप कितने इस वक्त पूरी उम्मीद हैं कि हमारी जो इस वक्त की जनरेशन है वो सही डायरेक्शन में चल रही है या उनको डायरेक्शन लेस है? नहीं, मैं देखें पॉजिटिव एंगल में बात करना चाहूँगा, और मुझे लगता है कि हमारे बच्चों के पास जो 15 से आप 29 कह लें, या नॉर्मली हम इसको 18 to 35 भी कहते हैं, तो ये वो यूथ है जो हमारे पास, जिसके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो ये बड़ी मैं इंटरेस्टिंग सी बात कह रहा हूँ कि अक्सर हम कहते हैं कि पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं, बट मैं कहता हूँ नहीं, पाकिस्तान में
बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। स्पेसिफिकली इन द डिजिटल स्पेस अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपको यहाँ पे नज़र आएगी। अगर मैं सिर्फ आपको स्टैट शेयर करूँ, पाकिस्तान आता है नंबर 7 इन द वर्ल्ड एज अ मोबाइल फ़ोन यूज़र्स। तो जस्ट इमेजिन कि हमारे पास कितनी ज़्यादा पेनिट्रेशन हो चुकी है। और सेम थिंग अगर मैं स्मार्टफोन की बात करूँ तो वी आर ऑन नंबर 10। तो स्टिल देखा जाए तो हमारे पास बहुत सारे स्टार्टअप्स के लिए बहुत एवेन्यूज़ अवेलेबल हैं इस डिजिटल स्पेस के अंदर। रिमोट जॉब्स के एरिया में हमारे पास इसी यूथ के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। फ्रीलांसर्स की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान ऑलरेडी नंबर 3 इन द वर्ल्ड के अंदर आ रहा है। तो डैट मीन्स कि देखा जाए तो एक मेजर पोर्शन जो हमारी आईटी इंडस्ट्री का है उसमें से एक अच्छा कंपोनेंट जो है वो इन द फॉर्म ऑफ फ्रीलांसर्स भी ला रहा है, जो इन द फॉर्म ऑफ रेमिटेंसेस ला रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये यूथ जो है राइट डायरेक्शन में भी है, बिकॉज के दे आर वर्किंग, एज आई सेड दैट स्टैट्स भी यही बात करते हैं। बट द थिंग इज़ कि बहुत सारे लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो उनको भी अभी अपॉर्चुनिटीज़ का टाइम है। डिजिटल स्पेस में बहुत सारी चीज़ें वो कर सकते हैं एंड दे कैन बेसिकली गेट द रेमिटेंस। जैसा आपने बताया ना कि पाकिस्तान का हर 1 साल बाद 2 साल बाद हम डॉलर क्रंच में आ जाते हैं, हर वक्त ही रहते हैं, लेकिन वो कभी कभार थोड़ा सा उसको हाईलाइट कर देते हैं, कभी खामोशी से बैठ जाते हैं। सो द थिंग इज कि बट मेरा ख्याल है कि स्टेबिलिटी जो है ना कंट्री की वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जब आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो स्टेबिलिटी होना बड़ा ज़रूरी है। स्टेबिलिटी आती है तो फिर पता चला फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है, बट इसी तरह से आपकी इंडस्ट्री भी ग्रोथ कर रही होती है। तो जैसे मैंने कहा कि इस यूथ को अगर आप सही डायरेक्शन में लगाते हैं तो वो रिगार्डलेस कोई भी प्रोफेशन हो उसके पास एट दिस टाइम मुझे लगता है पाकिस्तानियों के पास यूथ के पास ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल इन द डिजिटल स्पेस। मैडम मैं आपकी तरफ आऊँगा, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने हाईलाइट किया कि जो स्कूल्स का जो इन्होंने रोल कहा, हमने देखा कि गली मोहल्लों में छोटे छोटे स्कूल खुले हुए होते हैं, 120 गज में किराए की बिल्डिंग लेके। इसको जब से एक तजारत बना दिया गया है इस प्रोफेशन को, तालीम को, तो आप क्या समझती हैं ये जो छोटे छोटे स्कूल गली मोहल्ले में खुले, ये वाकई तालीम दे रहे हैं या हमारे बच्चों को बिगाड़ने में या उनकी किरदार साजी में इनका कोई अहम रोल नहीं है? देखिए, जहाँ तक बात है किरदार साजी की, तो किरदार साजी शुरू तो घर से ही होगी और उस्तादों का भी उसमें बहुत बड़ा हाथ होता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि जो गली मोहल्ले का स्कूल है वो वहाँ पर किस किस्म का आपने उस्ताद रखा हुआ है। जिस तरह इसको तिजारत बनाया गया है और बहुत लो पेस के ऊपर इस टीचर्स को रखा गया है वहाँ पे, तो वह उन बच्चियों की जो कि वहाँ पे तालीम दे रही हैं, उनकी खुद की भी अपनी कोई इतनी एजुकेशन और इतनी ट्रेनिंग नहीं हुई भी होती। वो तो आजकल देखा ये जा रहा है कि बच्चा अगर इंटर कर लेता है और उसके बाद उसने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है या किसी जॉब के लिए निकलना है, जब तक कुछ नहीं मिल रहा कहते हैं चलो जी स्कूल में टीचिंग कर लो। आमतौर पर देखिए टीचर्स जो है ना, वो माजरत के साथ मैं खुद भी एक उस्ताद हूँ, बहुत जिम्मेदारी से जुमला कह रही हूँ कि हादसाती तौर पर लोग उस्ताद बनते हैं, लेकिन प्राइमरीली आप प्लान करके ट्रेन टीचर्स आपको बहुत कम मिलेंगे। अच्छा, कभी आपने मैडम ये देखा है, मैंने तो शायद अपने खानदान में तो मैंने कहीं विटनेस किया, मैं खुद स्कूल टीचर का बेटा हूँ। आप क्या समझती हैं कि वालिदैन जब बच्चे को पहले दिन स्कूल, डॉक्टर साहब आप भी इसमें जो है ना वो थोड़ा देखिएगा, कि बच्चे को जब स्कूल एडमिशन दिलाने के लिए पहले दिन लेके जाते हैं तो वो गाड़ी में बिठा रहे होते हैं, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरी बेटी इंजीनियर बनेगी, इस तरह के ख्वाहिशात और उनकी होती है। किसी वालिदैन ने ये कहा मेरा बेटा बड़ा होकर या बेटी बड़ी होकर टीचर बनेगी? बहुत मुश्किल से कहीं सुनने को शायद मिले आपको, और शायद ना ही मिले। वजह यह है कि जो टीचर्स की है उसमें वो देखते हैं कि इतनी अर्निंग्स नहीं है, टीचर्स की सैलरीज बहुत नहीं है और उनको कामयाब माना भी नहीं जाता। देखिए, उस्ताद रह जाता है और स्टूडेंट डॉक्टर बन जाता है। तो हम देखिए नहीं, तो क्या आप ये समझती हैं कि प्रोफेशन में डॉक्टर्स उस्ताद से ज्यादा वैल्यूएबल है? बता रही हूँ, मुआशरे का हमारा अलमिया ये है कि हम ये समझते हैं कि जी उस्ताद तो उस्ताद ही है, वो तो अपनी जगह पे ही है और वो अभी भी प्राइमरी स्कूल टीचर ही है और मेरा बच्चा डॉक्टर बन गया। तो हमने मुआशरे में इज्जत किस फील्ड को दी हुई है? जो पैसे कमा के लाता है। जो पैसे कमा के लाता है। तो अगर हम इसी तरह पैसों की बेस पर इज्जत देते रहेंगे तो वाकई कोई उस्ताद बनना नहीं चाहेगा। फिर आजकल के दौर में टीचर की रिस्पेक्ट लेवल एक कम हो गई। जो मेरी शिकायत भी है वो ये कि जब वालिदैन बच्चे के सामने अपने उनके उस्तादों के बारे में जब बात करते हैं ना, तो उनका लहजा इतना हाकिमाना होता है कि जैसे उन्होंने स्कूल की फीस नहीं दी, उस्ताद खरीदा है। ओके। तो इस लहजे से बच्चे के दिमाग में एक माइंडसेट डेवलप हो जाता है और वो माइंडसेट ये बताता है कि मेरे वालिदैन उस्ताद से ऊपर हैं। वो मेरे उस्ताद को कुछ भी कह सकते हैं और मेरे उस्ताद को खरीद भी सकते हैं और उसको निकलवा भी सकते हैं। तो जब इस मेंटेलिटी के साथ, डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ भी आऊँगा, जब इस मेंटेलिटी के साथ स्टूडेंट स्कूल जाएगा कि हम उसकी पे कर रहे हैं और जो फीसें पे की जा रही हैं बेसिकली टीचर को जो है ना वो हमने वो कर लिया है, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी आपने सुनी रखा होगा इसमें। बल्कि मैं थोड़ा सा एक मुझे ब्रेक का इशारा हो रहा है डॉक्टर साहब, इसको ब्रेक से वापस आते हैं फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, आज हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं कैरियर काउंसलिंग के हवाले से और बेसिकली उस पर्सनैलिटी टाइप की जो बच्चों में बचपन से
वालिदैन उजागर करते हैं, और साथ साथ में जो प्राइमरी स्कूल होता है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है कि वो किस तरह से बच्चे के ऊपर वर्किंग करते हैं, जहाँ पर प्रोफेशनल टीचर्स की पाकिस्तान के अंदर तो स्पेशली खास करके अशद फुकदान नज़र आता है। अगर ये फुकदान नहीं होगा तो इसको किस तरह से पूरा किया जाएगा, किस तरह से स्कूल अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे, इसके ऊपर बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून। जी वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद दोबारा खुश आमदीद कहूँगा। जिस तरह से ब्रेक पे जाने से पहले मैं बात कर रहा था कि स्कूल का बेसिकली रोल जो है वो बेसिकली स्पेशली प्राइमरी स्कूल टीचर का जो रोल है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है बच्चे की शख्सियत को उजागर करने के लिए, और ख़ास करके स्पेशली पेरेंट्स जो हैं वो आजकल के पेरेंट्स के पास तो इतना टाइम होता नहीं है। वो ये समझते हैं, जो मैं अपने पैनल की अभी तक की गुफ्तगू से अख्ज़ कर पाया, कि शायद वो पेमेंट कर रहे हैं तो वो टीचर की जिम्मेदारी होगी कि वो किस तरह से बच्चे के फ्यूचर के बारे में परेशान होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब तक आप अपना सारा दिन जब सर्व करके आते हैं, पैसे कमा के लेके आते हैं, तो यकीनन आपको भी अपनी औलाद के लिए उससे ज़्यादा, टीचर से ज़्यादा वरी होना चाहिए। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊँगा। जिस तरह से मैं बात कर रहा था कि बाय प्रोफेशन हम अपने बेटे को या बेटी को टीचर उस्ताद नहीं बनाना चाहते, तो लेकिन हमारे पाकिस्तान में तो फुकदान प्राइमरी टीचर का है। आगे चल के यूनिवर्सिटीज़ में उसमें तो आपको प्रोफेशनल टीचर्स, प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स सब मिल जाएंगे, कैरियर काउंसलर भी मिल जाएंगे, मेंटोर भी मिल जाएंगे, लाइफ कोचेस भी मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने बुनियाद अच्छी ना रखी, वो जो बेसिक डेज थे उस वक्त अगर आपको अच्छा टीचर नहीं मिलता, तो फिर उसका क्या आगे चल के जब यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर स्टूडेंट पहुंचते तो आप क्या समझते हैं कि वाकई यार इसकी बुनियादी तरबियत जो है ना वो उस तरह से नहीं हो पाई? देखिए, आपका ये क्वेश्चन जो है ना, ये इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू आंसर। इसकी वजह ये है कि अगर आप नोटिस करें कि हम कर क्या आ रहे हैं, हम सिर्फ़ और सिर्फ लेस दैन 5% की बात करें, जो कि मैं शायद 5% भी बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ, जो कि अच्छे प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं। अगर हम 95% की बात करेंगे तो उनके पास तो ये वो कंट्री है, यहाँ पे मिलियंस ऑफ बच्चा जो नहीं है, वो इन्हीं स्कूलों से पढ़ के निकलेंगे। देखिए, आप तो उनकी बात करें जो स्कूल में जा रहे हैं, मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ मिलियंस ऑफ हमारा बच्चा ऐसे जो आउट ऑफ स्कूल है, से भी बाहर है। सो इमेजिन करें कि हमारे पास, अगर आप प्रॉब्लम्स की बात करें, जो अभी आपने इंट्रो में बताया कि अगर हम टारगेट कर रहे हैं जब पाकिस्तान 100 साल का हो जाएगा तो हमें क्या करना होगा, तो आर वी इन द राइट डायरेक्शन? ये क्वेश्चन हमें सब अपने आप से पूछने की ज़रूरत है। तो मेरा ख्याल है कि हम उस वक्त तक सही डायरेक्शन में नहीं होंगे जब वो बच्चे स्कूल नहीं आते, क्योंकि वो बल्क हैं। तो हमें क्या, हम उनको इस साथ जस्टिस कर रहे हैं? तो मेरा ख्याल है कि हम उसके साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं। अगर आप बजट की बात करें तो हमारे सारे बजट बन जाते हैं, हम डिफेंस पे एक रिमार्केबल बजट भी रख लेते हैं। अगेन दैट्स आल्सो नेसेसरी, बट एजुकेशन क्या नेसेसरी नहीं? मुझे बताएं। देखा जाए तो ये हम अपने बच्चों को आउट ऑफ स्कूल रख रहे हैं, और प्रॉब्लम एक ये भी है कि हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पे फंड भी जा रहा होता है, क्या उसका जो फैकल्टी है या जो उसका टीचर है वो कॉम्पिटेंट इनफ है या नहीं है? जैसा भी मैडम ने बताया कि भाई वो इतनी लुक्रेटिव जॉब नहीं है, तो जिसको कहीं जॉब नहीं मिलती वो कहता है मैं प्राइमरी स्कूल का टीचर बन जाऊंगा। फारिग है तो ठीक है, उतने दिन के लिए टीचिंग कर लेता हूं। फिर उसकी अगर आप कभी आप सर्वे करें जाएँ तो उसकी लैंग्वेज भी ऐसी होती है, आपको लगता है कि यार हम बच्चे क्या इसके पास पढ़ेंगे? सो ये देखा जाए तो ये हमारे कंट्री के मेजर प्रॉब्लम्स है। सो वी नीड टू हैव आवर डायरेक्शंस टू बी करेक्टेड एज वेल इफ़ यू रियली टॉक। अगर हमें वाकई वो मेजोरिटी की बात करनी है ना, जो कि 95% 98% है, क्योंकि 1% 2% 5% मेरे और आपके बच्चे तो चलें प्राइवेट स्कूल्स में जा रहे हैं, बट इज दिस इनफ? दिस इज़ नॉट इनफ फॉर द कंट्री। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा आगे प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में लेके आ जाता हूँ इस डिबेट को। आप माशाल्लाह से ऑथर हैं, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर आपकी बुक भी है। आप बीइंग एक ऑथर क्या समझते हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान की यूथ है वो कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से, कैरियर काउंसलिंग या कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ की बात की जाए तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में कितना स्कोप है पाकिस्तान के अंदर या बियॉन्ड द बॉर्डर्स, आप क्या समझते हैं? देखिए, इसमें मैंने भी आपको जैसे कब कहा कि डिजिटल स्पेस में काफ़ी हमारे पास जो हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, और अपॉर्चुनिटीज़ का हम देख लेते हैं, अगर बात कर लेते हैं 3-4 मेजर एरियाज़ हैं जिसमें मेरा यूथ जो है वो जाना चाहता है। और अगर आप नोटिस करें, बिकॉज आई एम एसोसिएटेड विद दी हायर एजुकेशन, सो अगर मैं जिस भी क्लास की बात करूं, वर्कशॉप की बात करूं, और एक सिंपल सा सर्वे आई यूज्ड टू कंडक्ट विद द स्टूडेंट्स एज वेल, और मैं उनसे पूछता हूं कि आप लोग में से कितने लोग हैं जो पाकिस्तान से बाहर जाना चाह रहे हैं, ये जाना चाहते हैं, तो आप बिलीव करें वो अराउंड 100% होता है। अल्लाह अकबर। ठीक है, सो एवरीबडी वांटेड टू बेसिकली गो आउटसाइड पाकिस्तान। बाय द वे, ये कोई बुरी बात नहीं पाकिस्तान से बाहर जाना, हम भी बाहर रहकर ही आए हैं, ठीक है, बट द थिंग, और बाय द वे लेकिन आप तो रह के आ गए ना, ये जो आज की जनरेशन जाती है ये आती नहीं है फिर। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, चाहती भी नहीं है वापस।
एक्चुअली देखें क्या है कि ये बट देखा जाए तो ओवरसीज पाकिस्तान का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है टू दी ग्रोथ ऑफ पाकिस्तान एज वेल। Yes. हमारी एक्सपोर्ट इतनी नहीं है जितनी रेमिटेंसेज Remittances हैं। तो ये दैट्स आल्सो द रियलिटी। तो मैं तो कहता एनुअली हूं $45 बिलियन से ज्यादा है। एब्सोल्युटली दैट्स अ बिग नंबर। Yes. हमारी एक्सपोर्ट्स भी मेरे का 30-35 की है, तो इससे ज़्यादा ही कुछ हमारा है, ज़्यादा ही है। सो उनके पास बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो अगर आप बात करें तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अवेलेबल है यहाँ पे उनके पास बाहर जाने की। और बाहर जाने की बात करें तो दे कैन बेसिकली ऑप्ट फॉर दी हायर एजुकेशन, बैचलर, अंडर ग्रेजुएट और मास्टर्स प्रोग्राम एज वेल। और मैं जब आप बात करता हूँ तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि यार ये वो ज़माना गया कि आप कहेंगे कि मेरे बच्चों के पास पैसे नहीं हैं इसीलिए मैं अपने बच्चों को बाहर नहीं भेज सका। तो मैं कहूँगा ये आप ये 90s की बात मेरे सामने ना करें, ठीक है, बिकॉज अब इतनी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है। अगर आपका बच्चा या बच्ची पढ़ने वाला है तो वो दुनिया में खुद जो है ना इस तरह की अपॉर्चुनिटी निकाल लेगा। जी जी, कहीं पे भी जा सकता है। और मेरा ख्याल है इतनी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल, इतनी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, दे जस्ट नीड टू बेसिकली एक्सप्लोर दैट एंड दे कैन बेसिकली मूव फॉरवर्ड। तो मैं जानता हूँ मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो जर्मनी में गए हुए हैं, रिसेंटली यूके में गए हुए हैं, तो दे गॉट लाइक 75% तक की स्कॉलरशिप, कुछ को तो 100% स्कॉलरशिप्स मिली हुई हैं। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ हमारे यूथ के पास जो यहाँ पे मौजूद है उसके पास अवेलेबल हैं। अगर मैं उसकी बात करूँ कि जो हमारे इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स होते हैं या A-levels के स्टूडेंट्स होते हैं और अगर वो अंडर ग्रेजुएट के लिए अपने बाहर जाना चाह रहे हैं तो उसके अभी डायनामिक्स काफ़ी चेंज हो गए हैं। क्योंकि पहले जो था जिस तरीके से एडमिशन्स होते थे टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड, अब उनका एडमिशन्स का जो है ना क्राइटेरिया आप कह सकते हैं या आप कह सकते हैं कि यार उनका मोड ऑफ सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स वो काफ़ी चेंज हो गया बिकॉज ऑफ दिस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। आज से 10 साल पहले वो फोकस करते थे कि यार SAT का अच्छा स्कोर होना चाहिए, ठीक है, प्लस आपके इधर इंटरमीडिएट और A-levels में आपका अच्छा होना चाहिए, एज यू शुड बी गुड इन जो आप ऐसे लिखते हैं उसमें आपका अच्छा होना चाहिए। बट आज वो कहते हैं कि इसके अलावा तुमने ऑलरेडी क्या कर लिया है। तो जस्ट इमेजिन कि 17 साल का बच्चा, बात की जाती है, जी जी जी, 17 साल का बच्चा, उससे ये बात की जा रही है कि आप ये बताएं कि आप ऑलरेडी क्या कर चुके हैं। सो उस पर आप क्या कर रहे होते हैं इन ऑर्डर टू गेट दी एडमिशन। हमारे बच्चे जो हैं, ठीक है, वो ऑलरेडी पता चला कोई एसोसिएशंस बना लेते हैं, कुछ NGO बना लेते हैं, कुछ फंड रेज कर रहे होते हैं, ठीक है, और ग्लोबल प्रॉब्लम्स के ऊपर बात कर रहे होते हैं और सो दैट दे कैन शोकेस दिस टू दी एडमिशन कमिटी एज वेल। मेंटली एक्सपोजर को देखा जा रहा होता है। तो ये तब ये सारी चीजें जो है देखी जा रही होती हैं इन ऑर्डर टू गेट दी एडमिशंस इन द टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। सो दिस इज समथिंग आई एम टॉकिंग अबाउट द अंडर ग्रेजुएट। ग्रेजुएट में जब आप आते हैं तो आपके पास और अपॉर्चुनिटीज़ भी आ जाती हैं बिकॉज के मास्टर्स प्रोग्राम में नॉर्मली जो है आपके पास स्कॉलरशिप्स बढ़ जाती हैं, स्पेसिफिकली इन द यूरोपियन कंट्रीज़ एज वेल। तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना वो ऑप्ट कर रहे होते हैं कि यार हम वहाँ पे मास्टर्स के लिए चले जाते हैं और फिर वो उनका एक ये भी होता है कि हम मास्टर्स के लिए वहाँ चले जाएंगे तो इधर ही इवेंचुअली विल बी एबल टू गेट द परमानेंट रेजिडेंसी और हम पासपोर्ट की तरफ भी आप जा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जब ये स्टूडेंट सारे ये जो क्रीम हमारी पाकिस्तान की ये जब बाहर चली जाएगी तो फिर हम ब्रेन ड्रेन की बात करते हैं, पाकिस्तान को कौन चलाएगा? फिर हम तो 75 एपिसोड की बात कर ली, 75 एपिसोड तो गुजर गए, अगले 25 एपिसोड में जो ये हीरोज हैं ये जब पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं होंगे तो हमारा ड्रामा तो सूना हो जाएगा। नहीं, मेरा ख्याल है कि हमें और हीरोज डेवलप करने की ज़रूरत है। ये तो सारे 100% जब स्कॉलरशिप पे ये सारे हीरोज चले जाएंगे तो हम फिर विलेन से काम चलाएंगे क्या? सर हमें टारगेट करने की जरूरत है कि वो जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो आउट ऑफ स्कूल है, यू नेवर नो उसमें से किसका दिमाग आइंस्टाइन वाला दिमाग होगा, ठीक है। द प्रॉब्लम इज कि हमने उसको चांस ही नहीं दिया, उसको हमने अपॉर्चुनिटीज ही नहीं दी। उसका सिर्फ और सिर्फ कसूर ये है कि वो इस कंट्री में पैदा हो गया और इस कंट्री में उसको सोशल नाम की कोई चीज़ नहीं मिलनी, ना हेल्थ मिलना है, ना पता चला उसको एजुकेशन मिलना है, उसको पता चला यही करना है। सो हमें, मेरा ख्याल है कलेक्टिवली जो है ना इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है। और मैं अक्सर कहता हूं कि कंट्रीज़ के अंदर है ना प्रेशर ग्रुप होते हैं और प्रेशर ग्रुप इज़ नॉट बैड इन ऑलवेज, ठीक है। तो समटाइम प्रेशर ग्रुप गुड होता है कि गवर्नमेंट को बताने की ज़रूरत है, इलेक्शन इज़ अराउंड द कॉर्नर, कि कौन सी ऐसी गवर्नमेंट आएगी जिसका मैनिफेस्टो होगा कि मैं एजुकेशन के ऊपर इतना % दूंगा। तो क्या हम अपने वोटिंग राइट्स यूज़ करते हुए हम ये नहीं उनको अकाउंटेबल नहीं बना सकते? वो तो हम अपने अब्बाजाद के पीछे चलते ना, हमारे अब्बा की पसंद ये थी कि अब्बा बेशक कब्रिस्तान में चले गए लेकिन हम अब्बा के नाम को बन गए। मैडम मैं आपकी तरफ आऊंगा, के पीछे चलते हैं फिर उन्हें रोने का हक भी नहीं। अच्छा मैडम मैं आपकी तरफ आऊंगा, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बड़े डिटेल में बताया ब्रेन ड्रेन की जब हम बात करते हैं तो क्या अगर मैं इसको यूं इस तरह से लूं कि 1947 में हमारे वालिदाद के फैसले गलत थे, फिर क्या हमने पाकिस्तान बनाया था? तो उस वक्त जब हम जिस दो कौमी नजरिए के तहत यहाँ पाकिस्तान की तरफ आए थे, अगर हम ना आते तो क्या अंग्रेज की गुलामी आज जो हम करने के लिए जा रहे हैं तो वो हमारे बच्चों को अच्छी तालीम, अच्छी सेहत की सहूलियत तो शायद इससे ज्यादा अच्छे तरीके से देता, तो क्यों हमने वो डिसीजन लिए थे? अच्छा देखिए, ये बिल्कुल दो मुख्तलिफ पहलू हैं। जहाँ तक दो कौमी नजरिया है वो बिल्कुल सही था और हमें वाकई अलहदा मुल्क की ज़रूरत थी क्योंकि वहाँ पर हमारे हुकूक मारे जा रहे थे। यहाँ पर जब हम पाकिस्तान आ गए हैं, पाकिस्तान बन गया और 75 साल बाद
अब हमारे हुकूक सलब किए जा रहे हैं। तो मसला ये है कि बच्चे अब तो हमारे अपने ही हकूक सलब कर रहे हैं ना। उस वक्त तो गैर कर रहे थे तो चले उनकी दामन पे हम अपना खून तलाश कर ही रहे थे कहीं ना कहीं, लेकिन अब तो हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे अपने ही हैं। जहाँ तक बात है बच्चों के बाहर जाने की, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ ही यही हैं कि वो बाहर जाएं। देखिए मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस कर रही थी कि बहुत सारी फील्ड्स ऐसी हैं पाकिस्तान के अंदर, कराची में ख़ासतौर से यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, जहाँ पे वो टॉप नॉच स्टूडेंट्स को लेते हैं जिनकी हाईएस्ट परसेंटेजेस होती हैं, लेकिन उनका उन फील्ड्स का और उन डिग्रीज़ का पाकिस्तान में स्कोप नहीं है। तो वो बच्चे के पास क्या बचा यहाँ पे रहने के लिए? तो वो तो जाएगा ना फिर हमारे तो हमारी गवर्नमेंट और हमारी जो इस वक्त की एडमिनिस्ट्रेशन है उसको चाहिए ना कि अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करें। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि अपॉर्चुनिटीज तो हमारे यहाँ बहुत है यहाँ पर, लेकिन उसको जो है ना एक्सप्लोर करने की जरूरत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब भी। अब देखिए जैसे नर्सिंग की फील्ड है, आजकल मैं नर्सिंग की फील्ड से वाबस्ता हूँ, और उस नर्सिंग की फील्ड में हम सालाना 6000 नर्सेज को पास आउट कर रहे हैं हर साल। तो क्या हम 6000 नर्सेज के लिए ग्राउंड बना रहे हैं कि वो कहीं पे इंडल्ज हो जाएंगे या कहीं पे जाके हम उनको जॉब प्रोवाइड कर देंगे? और वो नर्सेज का ब्रेन ड्रेन क्यों है? सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे नर्सेज ब्रेन ड्रेन, पाकिस्तान की नर्सेज हाईएस्ट डिमांडेड है। वाई? क्योंकि वो यहाँ पे वो सैलरीज नहीं मिल रही हैं उन्हें जो उनकी एफर्ट्स के बदले में, इतनी ही एफर्ट्स, क्योंकि ह्यूमन एफर्ट्स का भी एक लिमिट होता है। मैडम मैं आपकी बात को बिल्कुल सेकंड करूंगा, लेकिन आप ये तो देखें ना कि जिस दो कौमी नजरिए की हमने बात की थी, अगर हमारे बच्चे यहाँ से चले जाते हैं, वहाँ जाके क्या हमारे बच्चों की जो जनरेशन नई वहाँ तैयार होगी, उस वक्त इनके सिर्फ नाम इस्लामी रहेंगे या इस्लाम नाम की चीज़ भी कोई इन बच्चों में रह जाएगी? नाम तो अब्दुल्ला, हुसैन, हसन, मोहम्मद होगा। मेरा एक्सपीरियंस इस मामले में ना बहुत मुख्तलिफ है। मैं बहुत करीब से ऐसे, क्योंकि जाहिर सी बात है 25 साल से यंग जनरेशन को पढ़ा रहे हैं, तो अंदाज़ा तो है मुझे खुद भी कि वहाँ पर रहते हुए अगर किसी की मजबूत तरबियत हुई हुई है यहाँ से, और वो अंदर से उसका ईमान मजबूत करके उसे भेजा गया है, तो वहाँ जाकर वो ज़्यादा अच्छा मुसलमान बनता है और ज़्यादा अच्छा दो कौमी नज़रिए पे चलता है। वजह यह है कि यहाँ पर तो सभी मुसलमान हैं, उसे डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वहाँ ख़ुद को मुसलमान रखने के लिए मुसलमान दिखाना भी पड़ता है, और अगर आप नहीं दिखाते ख़ुद को मुसलमान तो आप अशेम्ड होते हैं, लोग आपका मजाक भी उड़ाते हैं। वो कहते हैं किस किस्म के मुसलमान हो हम तुमसे ये उम्मीद नहीं करते। तो सिर्फ इन बुनियादों की वजह से भी बच्चे वहाँ ट्रैक पर चलते हैं। नहीं, लेकिन जो बच्चे जिस सोसाइटी में बड़े पहले होंगे वो उस सोसाइटी को भी तो अडॉप्ट करेंगे। बिल्कुल सही बात है, उस सोसाइटी की अच्छी चीज़ों को ज़रूर अडॉप्ट करेंगे। मैं फिर वही कह रही हूँ, अगर किरदार की मजबूती उनके साथ है मौजूद तो वो सोसाइटी की अच्छी चीज़ों को ज़रूर अडॉप्ट करेंगे और एक और अच्छा मुसलमान बनेंगे। मैं ब्रेन ड्रेन के खिलाफ तो नहीं हो सकती मुकम्मल, क्योंकि हम बच्चों को क्या दे रहे हैं यहाँ पर? अपॉर्चुनिटीज़ तो उनको नहीं दे रहे। जो टॉप नॉच स्टूडेंट हैं, जिन फील्ड्स में उनका एडमिशन इस वक्त हो रहा है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, चाहे वो निजी हो चाहे गवर्नमेंट हो, तो उन फील्ड्स की यहाँ पर करियर क्या ग्रोथ है? करियर ग्रोथ तो नहीं है हमारे पास। मैं बहुत सारे ऐसे शोबों का नाम आपके सामने ले सकती हूँ जिनके पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, लेकिन वो बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जिसके अपॉर्चुनिटीज नहीं। डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा। डॉक्टर साहब आप हमेशा जो है ना ओब्लाइज करते हैं बियॉन्ड द बॉर्डर्स, यहाँ बैठ के लोगों को काम करने, और आप खास करके स्पेशली एक ऐसी फील्ड से भी वाबस्ता है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की। अगर मैं IT की बात करूँ, ग्लोबल विलेज, तो आप कौन से ऐसे प्रोग्राम्स पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल हैं सॉरी, जो मतलब बच्चे एज ए कैरियर अडॉप्ट करने के बाद पाकिस्तान में बैठ के ही रेमिटेंसेस पाकिस्तान ला सकते हैं? देखिए अभी मैंने जैसे आपको बताया कि फ्रीलांसर्स जो हैं वो पाकिस्तान नंबर 3 में हैं, ठीक है, ओवरऑल लिस्ट, ग्लोबल लिस्ट के अंदर। तो ये बहुत इंकरेजमेंट का नंबर है हमारे पास। और अगर आप इसमें देखें तो इसका एज ब्रैकेट जो है ना वो बड़ा ही यंग एज ब्रैकेट है जो यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, सो वो क्या कर रहे हैं, दे डू हैव द स्मॉल स्किल सेट्स। वो 4 महीने के कोर्सेज से आ गया है या 6 महीने के कोर्सेज से आ गया है। और उसमें मैं गवर्नमेंट के भी कुछ इनिशिएटिव की बात करना चाहूँगा कि उन्होंने भी बड़े अच्छे इनिशिएटिव्स लिए हैं, बिकॉज के आई यूज्ड टू बेसिकली प्रोवाइड कंसल्टेंसी टू द गवर्नमेंट एज वेल। तो वहाँ पे भी उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। अगर मैं आपको इस लास्ट बजट की बात करूँ तो लास्ट बजट में अराउंड 5 बिलियन का जो बजट है वो डेडिकेटेड हुआ है फॉर दिस हाई टेक कोर्सेज। और वो स्कीम जो है वो ये आप सिंध गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं? मैं बात कर रहा हूँ फेडरल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। और ये मेरा ख्याल है कि कल या परसों स्कीम जो है, मेरा ख्याल है जब तक ये प्रोग्राम ऑन एयर होगा उस वक्त ये स्कीम भी जो आपकी लॉन्च हो गई होगी। तो ये वो स्कीम है जिसके थ्रू क्या करेगा, एक बच्चा जाकर किसी भी जो भी इसकी प्रायोरिटीज़ है उस यूनिवर्सिटी में जाके वो सेलेक्ट कर लेगा अपने आप को, और वो हाई टेक कोर्सेज जो हैं वो जिसका ड्यूरेशन 3 to 6 मंथ्स का है वो उसको ऑप्ट कर लेगा। ये प्रोग्राम इस तरीके के प्रोग्राम है, इट्स कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द यूथ एज वेल। और द गुड पॉइंट इज़ कि अगर वो कोई कोर्सेज हाई टेक कोर्सेज लेता है, उसके बाद वो कहता है कि मुझे इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन करनी है, तो उसकी रिम्बर्समेंट भी उसकी हो जाएगी।
तो स्ट्रेट अवे ये प्रोग्राम को हमने टाइड अप किया है फॉर दी ओवरऑल ग्रोथ फॉर दी इंडस्ट्री एज वेल। जब इंडस्ट्री ग्रोथ करेगी तो सर्टेनली इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान। तो ये वो स्टूडेंट भी अडॉप्ट कर सकते हैं जो मतलब 4 इयर्स या 6 इयर्स के डिग्री कोर्सेज में हैं, वो भी इसको जो है ना वो शॉर्ट टर्म। इसके लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया जो है दैट द पर्सन शुड बी IT ग्रेजुएट। ठीक है, ये एक स्कीम है। इसके बाद मैं आपको दूसरी स्कीम के बारे में भी बताता हूँ कि वो ऐसी स्कीम है जिसके अंदर इंटरमीडिएट वाला बच्चा भी है या मैट्रिकुलेट वाला बच्चा है, वो उसके ऊपर काम कर सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक बार फिर ब्रेक का इशारा हो रहा है। नाजरीन, आज हम बड़ी उस अहम टॉपिक के ऊपर बात करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें हर पेरेंट तकरीबन परेशान होता है कि हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या है। पाकिस्तान के अंदर रहते हुए जिस तरह से हमने थोड़ी तल्ख बातें करने की कोशिश भी की कि अगर दो कौमी नज़रिए को देखा जाए तो हम शायद फिर अंग्रेज़ की गुलामी करने के लिए, उस पुरानी सोच की अगर मैं बात करूँ, जब बच्चे बाहर जा रहे होते हैं तो यकीनन घर से भी ये चीज़ें सुनने को मिलती हैं। अगर घर में बड़े बुजुर्ग मौजूद हैं तो वो फिर यही कहते हैं कि अगर आप उन गैर मुस्लिम्स में जाके बसेंगे तो यकीनन आपको अपने इस्लाम को ख़तरा होगा। लेकिन यहाँ पर बड़ी दिलचस्प जो इसमें मैटर है वो ये है कि अगर आपने अपने बच्चे की तरबियत ऐसी की है इस्लाम के ऊपर, अगर आपने अपने घर से बच्चे की तरबियत की है तो यकीनन वो जाके कभी भी कहीं भी बिगड़ नहीं सकता, उसको वो बचपन अपना ज़रूर याद रहेगा। तो नाज़रीन, यहाँ पर एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक से वापस आते हैं। स्टे ट्यून। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद दोबारा खुश आमदेद कहूँगा। ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरह से हम बात कर रहे थे दो कौमी नज़रिए की बुनियाद के ऊपर अपने बच्चों की तरबियत जो घर पे बड़ी फुकदान आजकल नज़र आता है कि देखें, एक वक्त था जब वालदैन या स्पेशली माँ की तरबियत की बड़ी बात की जाती थी कि अगर माँ चूल्हे के ऊपर रोटी बना रही है तो वो कुरान की तिलावत कर रही होती थी साथ में। और आज वही घर का खाना अगर टिकटॉक और नाच गाने और इस तरह के जब हम घर के अंदर माहौल इस तरह का बनाएंगे तो यकीनन बच्चे की तरबियत के अंदर उसका अंसर ज़रूर नज़र आएगा आपको। अगर घर की वालदा जो है ना वो स्पेशली खाना बनाते वक्त अल्लाह की जो है ना वो इबादत कर रही होती थी या कुछ ऐसे दरूद पढ़ रही होती थी, या ऐसा भी देखा गया, विटनेस किया गया कि अगर माँ 15 पारे की हाफिज़ थी, बच्चा पेट में था तो जब उसकी विलादत हुई तो वो 15 पारे का हाफिज़ निकला। तो माँ बाप की अपनी तरबियत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर वालदैन अपने आप को बरीउज़्ज़ुम्मा समझते हैं कि बच्चे को स्कूल भेज दिया, उसके बाद स्कूल जाने के बाद वो शायद कोई अच्छी तालीम लेके उसकी तरबियत भी वैसी हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो बच्चे की तरबियत के ऊपर बहुत ज़्यादा आपको खुद से जो है ना फोकस होना पड़ेगा। जहां हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं कैरियर काउंसलिंग के हवाले से, डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा। जिस तरह से हम बात कर रहे थे बियॉन्ड द बॉर्डर्स, रिमोट जॉब्स की बड़ी बात की जाती है। पाकिस्तान में बैठ के रेमिटेंसेस की अगर बात करते हैं तो रिमोट जॉब्स को बड़ा प्रेफरेंस हासिल है। तो कौन कौन सी ऐसी रिमोट जॉब्स पाकिस्तान में अवेलेबल हैं? अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। बट इससे पहले मैं जो लास्ट बात कर रहा था, आई वुड लाइक टू कंक्लूड दैट एज वेल। जो मैंने स्कीम की बात की थी वो फेडरल लेवल की थी, इसमें IT ग्रेजुएट्स का होना ज़रूरी है। बट सिंध गवर्नमेंट की भी एक बहुत अच्छी स्कीम है जिसके ऊपर वो एवरी ईयर वो स्कीम आती है एंड यूनिवर्सिटीज़ भी इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट करते हैं। दैट्स कॉल्ड बेनज़ीर भुट्टो शहीद ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बोर्ड। ओके। इसके अंदर ये होता है कि हाँ, इसमें कुछ IT स्किल्स वाले कोर्सेज भी हैं, कुछ ब्यूटिशियन के कोर्सेज भी हैं। तो ये सारे के सारे स्किल्स सिखाई जा रही होती है। और आप बिलीव करें कि इसमें मैंने लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा है। ओके। ठीक है, ये 4 मंथ्स का प्रोग्राम होता है। इस 4 मंथ्स के बाद पता चला कोई $100 कमाना शुरू हो जाता है, कोई $200 कमाना शुरू हो जाता है। सो जस्ट इमेजिन, जिस घर में पता चला 20-25,000 की हाउस होल्ड इनकम होती है, वो स्ट्रेट अवे 30,000 की इसकी इनकम आ जाएगी तो उसके घर में डिफरेंट किस्म की चीज़ें आना शुरू हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये एक गेम चेंजर काइंड ऑफ चीज़ हो जाती है। तो सिंध गवर्नमेंट की स्कीम है, ये इट्स रनिंग सिंस लास्ट सेवरल ईयर्स एज वेल। सो आई जस्ट वांटेड टू से, क्योंकि बहुत आपकी ऑडियंस जो है वो डाइवर्सिफाइड ऑडियंस है। तो जैसे मैंने बताया कि वो जो पिछली स्कीम थी वो IT ग्रेजुएट्स के लिए थी, बट ये स्कीम जो है सिंपल, अगर आपने मैट्रिक किया है तो भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। अब मैं आपके क्वेश्चन की तरफ आता हूँ जो आप जानना चाह रहे हैं कि रिमोट जॉब्स में क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। और मैं एक बात आपको बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात कहता हूँ कि कोविड के बाद जो है मुझे लगता है कि दुनिया काफ़ी चेंज हो गई है। और ये मेरा ख्याल है कि आपने देखा भी होगा। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ इन द कॉन्फ्रेंसेज एज वेल कि मैंने अपनी लाइफ में कभी इमेजिन नहीं किया था कि पार्लियामेंट के सेशंस जो हैं वो ओवर द वीडियो कॉन हो सकते हैं। बट वी हैव सीन दैट। ये हमने देखा। तो देखा जाए तो कोविड का देखा जाए तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में पाकिस्तान को बड़ा बेनिफिट हुआ और साथ साथ पूरी दुनिया में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चेंज आया। और उसके बाद लोगों को समझ आया कि यार ये ओवरहेड्स को हम रिड्यूस कर सकते हैं और क्यों ना हम ऑप्ट ही कर लें इस रिमोट जॉब्स वाली बात को। तो लोगों ने पहले स्टार्ट किया। अगर मैं वेस्ट की बात करूँ तो उन्होंने अपने स्टाफ को कहा कि आप घर से काम करें।
उसके बाद उन्होंने कहा कि यार 2 दिन आइएगा, 3 दिन ऑफ कर दीजिएगा। फिर उनको रियलाइजेशन हुआ कि क्यों ना हम, पता चला, इसको ऑप्ट करें और इसको रिमोट जॉब्स जो हैं कहीं पे भी हो दुनिया में हम उसको करें। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं। फॉर एग्जांपल, अगर एक आपके पास अच्छी स्किल सेट है और आप जर्मनी में मौजूद हैं, तो वहाँ पे उसको आपको हायर करने के लिए 6,000 यूरो की ज़रूरत होगी। और स्ट्रेट अवे अगर आप फॉर एग्जांपल रिमोट जॉब्स पे जाते हैं और पाकिस्तान से कोई आपको यंग मिल जाता है, तो वो $600 या 600 यूरो में भी काम कर लेगा। बिल्कुल ऐसा ही। जस्ट इमेजिन कि वो 10 रिसोर्सेज हायर कर सकता है और जिसको यहाँ पे 600 यूरो मिल रहा है वो मल्टीप्लाई करेगा विद पाकिस्तानी करेंसी, उसको देखेगा तो उसको लगेगा मैं 1.5-2 लाख रुपए कमा रहा हूँ। तो मेरा ख्याल है यूथ हमारा ऑलरेडी इसके ऊपर है। जैसे मैंने कहा कि दे आर बेसिकली गेटिंग डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब्स एज वेल, और वो हार्डली 2-3 घंटे काम करते हैं और वो डॉलर्स में कमा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये अपॉर्चुनिटीज़ अगर वाली बात करें तो ये बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स, फॉरम्स अवेलेबल हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली टारगेट कर रहे होते हैं फॉर द रिमोट जॉब्स एज वेल। इसके लिए मैं एक सजेस्ट करता चलूँ अपने यूथ को कि आपने आपका रेज्यूमे जो है ना, वो दैट शुड बी बेसिकली ईदर 1 पेज और 2 पेज मैक्स। उसके बाद आपका यू मस्ट हैव द पोर्टफोलियो एज वेल विद यू सो दैट यू कैन शोकेस दैट कि यू हैव डन ऑल दोज प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी। और आप टारगेट करें तो मुझे लगता है कि ऑलरेडी मेरे एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो रिमोट जॉब्स कर रहे हैं, दे आर वेरी मच सक्सेसफुल। सो द अदर कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तान एज वेल वो भी इसको फॉलो कर सकता है। मैडम, मैं आपकी तरफ आऊँगा। जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बड़ी डिटेल के साथ रिमोट जॉब्स का बताया, कैरियर प्लानिंग की जब आप बात करते हैं, डिसीजन मेकिंग बड़ा अहम इसके अंदर जो है ना वो आंसर शामिल होता है इसका। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो इंटर का स्टूडेंट है पाकिस्तान के अंदर आईटी के अलावा और कौन कौन सी ऐसी उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद है जहाँ पर वो जा सकता है पाकिस्तान में रह के भी? सर देखिए, पाकिस्तान में रहते हुए इस वक्त अगर उसने FSC प्री मेडिकल किया है तो वो 79 BS कोर्सेज हैं जो हमारी डिफरेंट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ प्री मेडिकल के बाद 79 कोर्सेज? हाँ, 79 अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसके अंदर, जिसकी तो शायद हम लोगों को पूरे नाम भी नहीं पता होंगे। 79 कोर्सेज हैं। इसी तरह हमारे पास 38 कोर्सेज हैं इंजीनियरिंग वालों के लिए। ओके। और कॉमर्स वालों के लिए भी इसी तरह BS लेवल की मैं बात कर रही हूँ। दीज आर नॉट द कोर्सेज एंड डिप्लोमास, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर डिग्री ऑफ द BS, जिसमें BS बायोटेक्नोलॉजी है और BS कार्डियोलॉजी है, BS टेक्नीशियन की जो जॉब्स होती हैं वो भी अब BS लेवल पर करवाई जाती हैं। जैसे BS OT है और डिफरेंट काइंड ऑफ हम टेक्निकल इश्यूज जिसमें हम बात करते हैं। एक बात को मैं और हाईलाइट करना चाहूँगी कि पाकिस्तान में हमें डिग्री तो जाहिर सी बात है बहुत ज़रूरी है ही, लेकिन हमें टेक्निकल एजुकेशन की भी बहुत ज़रूरत है। वी रियली नीड द टेक्नोक्रेट्स, जिसमें हमारे पास वो सपोर्टर्स, जाहिर सी बात है एक डिग्री, अगर एक इंजीनियर है तो वो एक इंजीनियर है और उसे अपने साथ कम से कम 4 टेक्नीशियंस चाहिए होंगे कोई भी काम करने के लिए। लेकिन हमने जो एक रिस्पेक्ट लेवल बनाया हुआ है वो हमने सिर्फ डिग्री याफ्ता को बनाया हुआ है। तो मतलब उसको जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं उनको उस तरह से इंपॉर्टेंस नहीं देते, हालांकि वो सब मिलके माशरा बनाते हैं और वो सब भी उतने ही ज़रूरी हैं। जितना हमारे लिए एक मजदूर ज़रूरी है उतना ही आर्किटेक्ट। और मैडम, मेरा टाइम बिल्कुल अपने इख्तिताम की जाना है। डॉक्टर साहब, आप स्टूडेंट्स को कोई ऐसा पैगाम जाते हुए जो हमारी ऑडियंस के लिए हो? देखिए, मैं सिर्फ एक पैगाम देना चाहूँगा कि ये बहुत डिजिटल स्पेस में, मैंने आपको कहा, आप रिगार्डलेस आप किसी भी प्रोफेशन के अंदर हैं, आप लॉयर ही क्यों ना हो, आप अकाउंटेंट ही क्यों ना हो, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। तो मुझे लगता है कि एक ये कहना कि ना मैं उन लोगों में से हूँ, अगर आप देखेंगे तो मुझे ऑलवेज़ ग्लास जो है ना हाफ फुल नज़र आएगा, एम्प्टी नज़र नहीं आएगा। तो मेरा ख्याल है कि आप यहाँ पे रहते हुए भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, और जब अगर आप यहाँ पे रहते अगर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, आप फॉरेन करेंसी में अगर अर्न करना शुरू हो जाते हैं, तो आप बिलीव करें कि आपको फिर कंट्री छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले तो कोशिश करें कि यहाँ पे अगर आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, आप कर सकते हैं, तो जस्ट गो एट विद दैट एज वेल। और अगर आप यहाँ से बाहर जाना चाह रहे हैं तो भी मेरा ख्याल है कि दिस इज़ द राइट टाइम। बहुत सारी स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल है, यू कैन ऑप्ट फॉर दैट एज वेल। और लास्ट चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा, अपने ऊपर इन्वेस्ट करें। अपने ऊपर इन्वेस्ट का मतलब ये ज़रूर नहीं है, ये हरगिज़ नहीं है कि पता चला आपको अच्छा सेलफोन ले लें या कोई बैग ले लें। अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि आप अपने कैपेसिटी के ऊपर इन्वेस्ट करें, आप कुछ ना कुछ कोर्सेज करें, कोई ऐसी चीज़ करें जिससे आपके अंदर आपको लग रहा हो कि मेरी नॉलेज गेन हो रही है। दैट्स बेसिकली वेरी मच इंपॉर्टेंट। थैंक यू मैडम, आपका मैसेज। वेरी लास्ट मैसेज, नंबर 1 के इंसान को, हाँ, सब बच्चों को, जितने भी यूथ है हमारे, उनको आई वुड लाइक टू एड्रेस के वो अपनी सॉफ्ट स्किल्स डेवलपमेंट, जैसे सर ने कहा, इसको ज़रूर करें। सेकेंडली कि अपना जो भी करियर चूज़ करें वो कम से कम अपने पर्सनैलिटी के हिसाब से करें, अपनी प्रॉपर करियर काउंसलिंग लें
और देखें कि मैं किस चीज़ में बेहतर अपनी शख्सियत के हिसाब से जा सकता हूँ। बहुत शुक्रिया मैडम अफशीन बाबर आपका, डॉक्टर इमरान बटाडा साहब आपका। थैंक यू। नाजरीन, आज हमने बात करने की कोशिश की कैरियर काउंसलिंग और अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से। जिस तरह से मेरे पैनल ने आज बड़ा डिटेल के अंदर डिस्कशन की और जिस तरह से उन्होंने डॉक्टर साहब के आखिरी मैसेज के अंदर सेल्फ असेसमेंट की जो बात की गई कि आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी का मुशाहिदा ज़रूर करें कि आप क्या हैं और क्या कर सकते हैं। तो जब तक आप अपने आप को नहीं पहचानेंगे, अपना एनालिसिस नहीं करेंगे, यकीनन आप दुनिया की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अगर आप देख जाके तालीम हासिल कर रहे हैं, जब तक आपने अपने आप को अगर नहीं पढ़ा तो फिर आप बहुत पीछे रह जाएंगे। तो आपको सेल्फ असेसमेंट की बड़ी ज़्यादा ज़रूरत है। जिस तरह से मैडम ने कहा, आपको अपने लिए बहुत कुछ करना तो ज़रूरी है ही है। आप बहुत सारे ऐसी फील्ड के अंदर भी जा सकते हैं, जिस तरह से उन्होंने कहा कि बीएस के बाद 79 ऐसे कोर्सेज डिग्रीज हैं जिसको आप ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन यह है कि आपकी रिसर्च भी हो, आपका माइंड किस तरफ है। आप पहले सबसे पहले अपने पर्सनैलिटी टाइप के ऊपर जाएँ, अपने आप को देखें, परखें कि आपके अंदर किस चीज़ के लिए ज़्यादा आपके अंदर एबिलिटीज़ हैं। उस स्किल सेट का पहले आप जो है ना वो फाइनल डिसीजन लें, उसके बाद फिर आप डू एंड डाई की तरह जो है ना उसके ऊपर जुट जाएं और काम करें। नाज़रीन, मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप अपना और रियासत पाकिस्तान का बहुत सारा ख्याल रखेंगे। आज के इस एपिसोड से इतना ही। सिद्दीक सरवर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।